ट्विटर खोलो या ये जो सोशल मीडिया में देखो तो लगता है हिंदू मुसलमान है, लेकिन ज़मीन पे जाओ, आप रेलवे में सफ़र करो, ट्रेनों के अंदर 2 लाखों मुसलमान हिंदू सफ़र करते हैं, बिल्कुल नहीं लगता। नमाज का वक्त होता है और मैं कहता हूँ नहीं, ये ना हिंदू हट जाता है, बल्कि प्रॉब्लम होता है मुसलमान से कि यार यहाँ भी तुम्हारी नमाज नहीं जाती। तो मुसलमान जो है ना बहुत ही इनडिफरेंट है। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी था वो मुसलमान समझ गया है कि यार इनको हमारा वोट ही चाहिए, हम नहीं चाहिए। तो फिर बोले योगी क्या बुरा है। अंडर प्रिविलेज जो है इस मुल्क में वो क्लास है, कास्ट नहीं है। अगर मुसलमान मालदार है, जफर सरेश वाला है तो वो कहीं भी जा सकता है। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब हम एक मसले को लेकर गए तो मुझे कहने लगे, बोले कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर पहली बात तो इतना वक्त नहीं देगा मुसलमानों को, और जो मोदी ने किया ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकता है। अच्छा, मैं जब भी जाता हूँ बनारस तो मैं संकट मोचन मंदिर के जो महंत साहब हैं विशम्बर, वो उनके घर पे एक नाश्ता मेरा होता ही होता है और वो मुझे लेके जाते हैं मंदिर में। जैसे यूपी फॉर एग्जांपल, अभी मैं देखता हूँ नहीं तो जो पोलराइजेशन हिंदू मुसलमानों का था ना वो शायद 2017 में था, अभी नहीं है इतना। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का गाना है, दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया हसीन है। पूरा एक धड़ा ये कर रहा है कि तालिबान इज इक्विवेलेंट टू आरएसएस इन इंडिया। मतलब ये तो मतलब तो मजाक बना के रख दिया है बात का। तो वो ऐसा है ना कि ट्विटर जो है ना वो तो ऐसा हो गया है कि अब तो क्या कोई भी कुछ भी लिख सकता है। यानी कोई कौन है क्या है। फिर कई मरतबा मैं जब देखता हूँ ना तो लगता है कि यार 2 फॉलोअर हैं, 10 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर। अच्छा, फॉलोअर भी क्या, नहीं वेरीफाइड हैंडल से जब इस तरह की बात। लेकिन वो देखिए मैं इस किस्म की बातों से इसलिए कि अभी तालिबान जो है ना, अभी तालिबान को अपनी टेस्ट देना बाकी है भाई, अभी इतने जल्दी नहीं। और अभी तक जो पता है तालिबान के बारे में उसके आप चलो मैं ये कहता हूं कि चलो जो वो कहते हैं कि हम पिछली गलती नहीं दोहराएंगे। मैंने कहा शाहीन साहब को, सोहेल शाहीन जो इनके, क्या आप ये वादा करते हो कि ये गलतियां दोहराओगे नहीं? तो कहते हैं। तो फिर मैंने उस पर कहा कि देखो कहने से नहीं होगा, आपको अब करके दिखाना पड़ेगा। और फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा इसमें मत पड़ो आप, ये बुर्का है नहीं है, औरत का क्या लिबास है नहीं है, मैंने कहा मत पड़ो आप हुकूमत करो, गवर्नेंस दो अच्छी, बाकी सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ये सब चीजों में मत जाओ, आप अपना जाय करोगे और ये गलती करोगे तो फिर आप नुकसान उठाओगे। और यही पाकिस्तान के बहुत जो दानिश्वर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स, उनकी भी फिक्र यही है, उनकी भी फिक्र यही है कि कहीं ये फिर वो गलती ना करें और चली जाएगी। चलिए, तालीम और तरबियत की मैं बात करूं उससे पहले मेरे 2-3 बहुत जल्दी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो ये कि आपका रिश्ता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से है या बीजेपी, और अभी आपने आरएसएस का जिक्र किया, आप इनके भी सिंपैथाइजर माने जाते हैं या करीबी रिश्ता है नेताओं से, लोगों से? नहीं, देखिए, क्योंकि मोदी साहब से रिश्ता है तो फिर मोदी साहब की वजह से इनके मिनिस्टरों से और मेरे प्रोग्राम में है तो अक्सर सबसे ही ताल्लुक है। और मैं बात खुल के करता हूँ जब भी, और वो है इनके यहाँ खुल के बात कर सकते हैं इनके साथ, ये एक है। यहाँ तो कहा जाता है आवाज दबा दी जाती है। मैं तो जब बात करता हूँ इनको मैं कहता हूँ ये सब बातें आपने कहा ना, मैंने कहा ना कि आप जो कि भाई सीए से प्रॉब्लम नहीं है, एनआरसी से है, ये बिल्कुल सामने कहा उनको। तो आप हमारा जो है खदशा है उसको दूर कर दीजिए, तो किया। तो आरएसएस, देखिए मैं ये मानता हूं कि आरएसएस को आप कैसे, भाई यार वो 1925 से है, और ये बीजेपी क्या है भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो आरएसएस से है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आरएसएस से है, स्पीकर आरएसएस से है, वाइस प्रेसिडेंट आरएसएस से, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। नहीं, और सब आरएसएस के हैं। तो आप मोदी से मिलने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, और आरएसएस के चीफ से मिलने में क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? कहां से आए वो? तो मेरा क्या हुआ कि ये आरएसएस वाले हमेशा अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाते थे, तो मैं नहीं जाने के लिए कंडीशन रखता था कि यार वो भागवत साहब से अगर मुझे 45 मिनट मिले तो मैं आऊं। तो हमेशा कहते थे यार जफर भाई ये तो नहीं हो सकता। 2-3 साल ऐसे चला। एक दिन मेरे पास भागवत साहब के भाई और एक उनके नागपुर के कोई आर्मी का कोई फंक्शन था, और कहा जफर भाई वो भागवत साहब के साथ आपको जो 45 मिनट है वो भी मिलेंगी। एनीवे मैं गया और हेड गिवर भवन में मुझे रखा उन्होंने। मैंने उनको पूछा कि भैया मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त की, तो मैंने कहा मैं यहाँ नमाज़ पढ़ सकता? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए इंतज़ाम किया उन्होंने रात को सुबह को। इवन आरएसएस का हेडक्वार्टर में जब मैं दिन में गया तो मेरी दोनों नमाज़ों का इंतज़ाम किया, जगह की। मैं गया और फिर भागवत साहब
के साथ वो जो 45 मिनट का वक्त आया, मैंने बात की खुल के, ये सारी बातें जो मुसलमानों के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और मुझे उन्होंने ये कहा कि आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ और ये सही है कुछ हद तक। मैंने कहा कि यार ना, स्टेट्स के अंदर जो मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी बातें, तो कहा बिल्कुल ये आपका दर्द है। और फिर कहा कि बिल्कुल हम लोग ये मानते हैं कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर मुसलमान तरक्की नहीं करता। अगर मुसलमान पीछे रह जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये हम मानते हैं आरएसएस में। और तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें चेंजेस आते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि भागवत साहब अब वही हैं जो गोलवेलकर थे, या चेंज आते हैं। हमारी बहुत सारी मूवमेंट में वक्त के साथ आता है, तो उनकी अभी भी उनको वो बंच ऑफ थॉट्स की कुछ बातें जो हैं, उनकी बहुत सारी बातों से आरएसएस के लोग मुझे कहते हैं यार जफर भाई देखो, गोलवेलकर साहब की ये जो बात है इससे हम बिल्कुल इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन यार हमारे बड़े हैं, उनके बुरा भला नहीं कहेंगे। जैसे हमारे जमात इस्लामी के लोग, मौलाना मौदूदी की बहुत सारी बातों से उनको इख्तिलाफ है अभी के लॉट को, लेकिन मौदूदी साहब ने जो लिखी है वो थोड़ी उसको रद्द करेंगे, बोले यार ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस आते हैं वक्त के साथ, इवॉल्व होते हैं। तो मैं तो मिलता हूं, मैं आरएसएस के लोगों से भी मिलता हूं, इनके जो है भाई हुकूमत उनकी है, कई स्टेटों में उनकी हुकूमत है। Have you lost your friends or relatives because of your thinking कि आप बीजेपी या मोदी के करीबी माने जाते हैं? कुछ लोगों ने आपसे रिश्ता तोड़ा? बल्कि अब बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे हेट मेल दिए थे ना उस वक्त, वो आके रोते हैं यार हमने आपको नहीं पहचाना। मुझे एक लेडी हैं जो इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा और कहा कि जफ़र भाई, ओल्ड शी मस्ट बी 65-70, बोले मैं माफ़ी चाहती हूँ, हम आपके बारे में क्या क्या समझते थे लेकिन आज एहसास हुआ है, बोले हमने तो समझा ही नहीं था आपको। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे से नाता तोड़ दिया था अभी जोड़ा है। लेकिन मतलब पहले बीच में हुआ है ना, हाँ, बिल्कुल, वो पता नहीं क्या क्या मुझे कहते थे बेचारे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने नाता जोड़ा। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे पता है हमारे साथियों में बहुत सारे हैं जो बहुत नफरत करते हैं मोदी से, और उनके साथ आपका भी उठना बैठना है, आप इंटरव्यूज़ भी देते हैं, बातचीत भी होती है। जब आपके जैसा व्यक्ति जिसने इतना विरोध किया उसकी सोच बदल गई, इन लोगों की नफरत की वजह क्या है? हालांकि मैंने इंटरव्यू में भी उनको कहा है, ये बहुत सारे लोगों को, तो कहते हैं, मैंने कहा भाई आप मुझे बताइए कि आपका जो व्यू है, आप मोदी को मिले हो कभी? नहीं, मिलो तो सही, तो ये पर्सपेक्टिव से देखो आप, ये लेकिन अब वो एक है, क्या सोचते हैं वो, ये जो पूरा एक धड़ा है पत्रकारों में भी, वो क्या सोचते हैं? वो कैसा है कि एक राइट विंग लेफ्ट विंग जैसा हो गया। मैं नहीं हूं, उसमें भी नहीं हूं, उसमें भी नहीं हूं, मैं तो भाई बीच के रास्ते पे, कि भाई ये नहीं है, ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमको तो भाई हर एक से, अब वो जो पत्रकार हैं जो भी इधर भी या उधर भी, तो हर एक की दुकान उस तरह से चलती है, यानी किसी ने अपने आप को इधर ले लिया है तो किसी ने इधर ले लिया है। अब मैं अभी एक प्रोग्राम में था डिबेट में, तो मैंने जब बात की यही, तो वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं इस मुल्क की, वो मुझे कहने लगी आप क्या जानते हो, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने जितना आरएसएस और बीजेपी को कवर किया आप क्या जानते हो? तो फिर जब उसने बाद में मुझे मौका दिया तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं जमीन पे काम करता हूं, मेरा लोगों से ताल्लुक है और मैं ताल्लुक बनाने का काम करता हूं, आपका काम, आप जर्नलिस्ट हो। वो यानी मुझे कहती हैं इस तरह से लाइव डिबेट में कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने इनको इतने साल से कवर किया है। तो देखिए, मैंने एक बात देखी कि एक पॉलिटिकल कंपल्शन होता है पार्टी का, एक अपना एक उनका एक भाई, लेकिन मैंने ये देखा है कि पावर में आने के बाद, जैसे इनके बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं मोदी साहब की गवर्नमेंट में, यहाँ भी गुजरात में भी, तो वो इलेक्शन की स्पीच जो होती है ना, वो और जब ये कुर्सी पे बैठते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त कोई ऐसा इनका ख्याल नहीं होता, ये अब लोग पता नहीं क्यों ये बना के रखते हैं। अब बताइए, तालीम और तरबियत ये क्या है आपका, जो एक मिशन की तरह आप इसको लेकर चल रहे हैं,
टेल अस अबाउट इट। भाई देखिए, ये एक्चुअली हमने गुजरात में जब मोदी साहब थे तब उन्होंने हमको बुला के कहा था कि यार तुम अपनी कौम में तालीम को उजागर करो। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि कुरान भी और कंप्यूटर भी। वो हमारे एक प्रोग्राम में कहा था उन्होंने, और उस पर वो खड़े रहे। यानी मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स थी बहुत सारी गुजरात में, मैं उनके मसलों को लेकर जाता था, फ़ौरन कर देते थे। बल्कि अंजुमन इस्लाम एक स्कूल है जो 100 साल पुरानी है, उसको 25,000 का चेक मोदी साहब ने अपने अकाउंट का दिया था। बोले भाई मैं इतना दे सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर ये जाओ जलाली नहीं है, इसको मत देखो, ये तो चीफ मिनिस्टर की है। मैं अपना, तो मोदी साहब ने उनको 25,000 रुपये का चेक दिया था। बोले यार तुम कर रहे हो, ये मेरा, दिस इज माई सपोर्ट टू यू। तो ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव कि एजुकेशन, और उसके लिए हमेशा मैं जब प्रोग्राम में एजुकेशन का होता था मुसलमानों का, तो वो पूरा उनका सपोर्ट रहता था। फिर जब ये इनकी हुकूमत यहाँ आई तो हमने इसको और थोड़ा एक स्ट्रक्चर दिया, और हमारा पुराना नाम था इसका एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। तो सलीम खान जुड़े इसमें हमारे साथ, सलमान खान के फादर। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत लंबा नाम है, तो उन्होंने वो तो लफ्ज़ों के बादशाह हैं, उन्होंने कहा कि इसको तालीम की ताकत कहो। तो वो तालीम की ताकत से शुरू किया। तो शुरू में ये था कि भाई एक अवेयरनेस बिल्टअप हो, और चूंकि 2014 में भाई मोदी साहब की हुकूमत बीजेपी की आई तो मुसलमानों के सामने एक जो डर और वो था, तो मैंने ये कहा सर कि भाई हम ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसमें आपका एक मिनिस्टर भी आवे जो डायरेक्ट मुसलमानों से बात करे, तो वो जो एक खाई है वो दूर हो जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने मंत्रियों को, तो सारे मिनिस्टर इनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे प्रोग्राम में आए। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सोचा कि भाई अब ठीक है, खाना पूरी नहीं करनी, प्रोग्राम नहीं करना, वी गिव समथिंग। तो फिर हमने, मेरे जहन में जो आया, चूँकि मेरी ये फील्ड है, मैंने देखा कि हमारा जो तबका है जो बेचारा बीकॉम करता है या बीए करता है, और जो ख़ास तौर से जो ऑर्डिनरी कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, वो उनको प्लस चाहिए। यानी आज का ज़माना है, यानी खाली बीकॉम से नहीं चलेगा, यू नीड प्लस। तो वो प्लस क्या है, तो मेरे जहन में ये आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे लोगों को पता ही स्ट्रेंथ भी है। हाँ, मेरा फील्ड थी कि भाई बैंकिंग क्या है, बैंक से लोन कैसे ली जा सकती है, अपना फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे बनाना, लोन की भरपाई कैसे करनी, ये सारी चीज़ है। तो एक उसका, तो मैंने बैंक वालों से बात की तो बेचारे आ गए ऑन बोर्ड। तो वो वर्कशॉप जो है यूनियन बैंक या स्टेट बैंक वाले आके चलाते हैं। फिर मेरे को एक हमेशा से था कि यार हिंदुस्तान इतना पुराना मुल्क है हमारा, 1% लोग भी अभी स्टॉक मार्केट में नहीं है। यानी आज भी 135 करोड़ के मुल्क में 6 करोड़ डीमैट अकाउंट नहीं है। यानी वो बेचारा बच्चा सुनता है कि हाँ सेंसेक्स 50,000 हो गया, बेचारे को मालूम ही नहीं है। तो कैपिटल मार्केट एक इतनी बड़ी चीज़ है, उससे हमारे मुल्क के लोग जो है बहुत ही दूर हैं। तो फिर मैंने कैपिटल मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, पैसा स्टॉक मार्केट से कैसे रेज किया जाए, ये दोनों एक्सचेंज वालों से बात की, फौरन तैयार हो गए। ये सब आप अपने, ये भी अपने दम पर कर। फिर मेरे को एक लगा कि एक बच्चे के दिमाग में आइडिया आता है, जैसा आज हमारा भाई ट्विटर है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, ये एक आइडिया था, गूगल है, ये एक आइडिया था, लेकिन वहाँ आइडिया को उठाने वाला एक तबका है। हमारे बच्चों के भी दिमाग में आइडिया आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के आइडिया को उठाने वाला कोई नहीं है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो मैंने एक बनाया बैठ के इनके साथ मिलके कि भाई एक बच्चे के दिमाग में आइडिया आता है, वहां से लेकर वो कारोबार तक कैसे पहुंच सकता है। तो एक उसका तो फिर ये हमने एक डिवाइस की कि भाई एक दिन की वर्कशॉप हो जिसमें ये बच्चों को हम सिखाएं। ये नहीं है कि एक दिन में कोई बादशाह बन जाएंगे, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है इतने 3 साल में इतने सारे प्रोग्राम करने के बाद कि जो बच्चा इस प्रोग्राम में आता है वो ये निकल के जाता है कि यार मैं भी कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अब कुछ बहुत सारी चीजें आई सामने, जैसे बीजेपी आप जो कहते हो, मैं जहां भी बीजेपी के स्टेट में गया तो फौरन बीजेपी की पूरी टीम तैयार हो गई, पूरा सपोर्ट में, जबकि मालूम है कि मुसलमानों के लिए पूरा सपोर्ट, इनके मिनिस्टर्स पूरा सपोर्ट। बल्कि अयोध्या मैंने आपको बताया कि पूरा प्रशासन, यानी योगी साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा प्रोग्राम में। मालिनी जी आई थी और मालिनी जी ने जो वहाँ पर जो हमद और सना पढ़ी एक माहौल के अंदर, वहाँ के जो हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजीव दास जी, वो खुद आए, पूरा रहे प्रोग्राम में। अभी मैं, अच्छा मेरे उसूल में है कि भाई जो स्टेट में हम करते हैं तो चीफ मिनिस्टर को भी बुलाते हैं हम। तो अब हम जब राजस्थान कर रहे थे तो मैंने मोदी साहब की
कैबिनेट के मंत्री को कहा कि भाई आपको आना है। फिर मैंने कहा कि देखो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर हैं ये, तो बोले हाँ बिल्कुल बुलाओ। तो मैंने कहा बुलाऊं मैं? तो बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोले क्या है, बुलाइए आप उनको। मैं जयपुर गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने उनको मेल लिखे, उनको भेजे, मैंने उनको यार, तो बाद में मुझे पता चला भाई क्या, तो बोले नहीं ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है। अरे मैंने कहा यार बैंकिंग सिखाने में, कैपिटल मार्केट में, एंटरप्राइज, यहाँ बीजेपी कहाँ से आई? अच्छा अब आप देखिए कि बीजेपी के जो वहाँ के सतीश पूनिया साहब है प्रेसिडेंट, उनको जब पता चला सामने से आए मेरे पास, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, बोले जफर भाई जो सहकार हमसे चाहिए आपको हम पूरा देंगे आपको। और बोले साथ में कि खाली जयपुर में मत कीजिए, आप एक प्रोग्राम आप उदयपुर में भी कीजिए, आप एक कोटा में भी कीजिए और एक जैसलमेर में भी कीजिए, और हम पूरा सहकार आपको करेंगे। अच्छा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो मैंने वहाँ के लोकल एमएलए जो मुसलमान था जयपुर का, उसको मैं खुद गया मिलने, और मैंने कहा आप आइए। उसने बाद में हमारे लोगों को कहा कि यार देखो मैं फंस जाऊँगा, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर नहीं है और मैं आऊँगा। अब आप बताइए मुसलमान बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का काम हो रहा है। तो मैंने फिर मैं बोलते हैं ना अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मैंने कहा यार लो 90% वोट नहीं, मैंने कहा 90% वोट तुम्हारे लेके गए, दिया क्या तुमको? मैंने कहा अब अकल से सोचो भाई, मैंने कहा वोट चाहिए इनको तुम्हारे, तुम नहीं चाहिए। फिर चूंकि मैं जब जाता हूं तो मैं आसपास भी जाता हूं, तो टोंक गया मैं, तो टोंक के लोग आए मेरे पास मिलने के लिए, बोले यहाँ के हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े नाम है उनका। बोले कोविड में सबसे ज़्यादा डेथ जो है टोंक में हुई है, वो आज तक आए भी नहीं किसी मुसलमान को मिलने के लिए। तो मैंने कहा दो और 90% वोट दो जाके। तो आप बताइए कि कांग्रेस का एमएलए डर रहा है, यानी मुसलमान का तो आप सोचो कि कितना डरा हुआ होगा। एमएलए डर रहा है, प्रोग्राम में इसलिए नहीं आता कि चीफ मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे। और क्या प्रोग्राम है? तो मैंने वहां कहा फंक्शन के अंदर, मैंने कहा अल्लाह के बंदो हुआ क्या है तुमको? मैंने कहा एक मैथमेटिक्स पढ़ाने आता है तो ये देखते हो कि वो मैथमेटिशियन है, ये देखोगे कि वो आरएसएस का है, वीएचपी का है या जमात इस्लामी का है, ये कौन से मजहब का है? अरे भाई मैथमेटिक्स पढ़ाने आया है। अगर तुमको कोई बैंकिंग सिखाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है, अरे उसका मजहब क्या है, वो किसका है, वो किसका आदमी है, उससे क्या? कोशिश की कि लोग ना आए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा हॉल खचाखच भरा हुआ था और आधे से ज्यादा लोग बाहर थे। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान बच्चियां 50% से ज्यादा तादाद में थी। कोशिश की कि मेरा प्रोग्राम फेल हो जाए। अब बताओ, मैंने कहा फेल होगा तो मेरा क्या है यार, मेरा क्या जाने वाला है, और मुझे कौन सा भाई जयपुर में आके इलेक्शन लड़ने का है, मुझे जयपुर में ना जमीन लेने की है। अगर ठीक है फेल कर दोगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल हुआ। तो ये मुसलमानों को अब समझने की जरूरत है, जिसको कहते हैं ना सियासी सूझबूझ लाने की जरूरत है। ये मुफ्त में वोट देना बंद करो, लोगों को जो दे रहे हो ना, अब ये बंद करो, सोच समझ के अपने वोट दो। हिंदुस्तानी मुसलमान जो हम कहते हैं, जो ट्विटर से बाहर की जो दुनिया है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपने अंदर में सियासी सूझबूझ पैदा करो। ये मुफ्त में जो वोट दे रहे हो ना सबको, ये अब देना बंद करो, क्योंकि ये सो कॉल्ड जो सेक्युलर पार्टियां जो हैं, इनको आपके वोट चाहिए, आप नहीं चाहिए। अब संभल जाओ, कितनी बार धोखे में रहोगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूं। चलिए, तो चलते चलते जहां से हमने बात शुरू की थी कि बहुत सारी जो खबरें आती हैं कि जफर सरेशवाला से प्रधानमंत्री ने किनारा कर लिया है और अब दूरियां हो गई हैं, अब आप उनके काम के नहीं रहे, ये सब गलत है। आप अभी भी देश के प्रधानमंत्री के उतने करीब है जितने गुजरात के मुख्यमंत्री। बिल्कुल भाई। अब अभी बताइए, हमने अयोध्या में प्रोग्राम किया तो आनंदीबेन चीफ गेस्ट थी, तो क्या या उनके बगैर हो सकता है? और ये जो बैंक और जो स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग आते हैं, तो क्या कैसे आएंगे? तो बिल्कुल। और मुझे तो उनका बस सहकार ही चाहिए, और है। बल्कि एक बार मैंने फ़ोन किया तो 2-3 दिन तक जवाब नहीं आया, तो उनके जो ख़ास हैं उन्होंने बोला उसको बोलना वो मेरे दिल में है, अगर फ़ोन नहीं आया तो फिक्र ना करें। क्या बात तो है, नहीं तो जो ताल्लुक़ है वो तो है और वो हमेशा रहेगा। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो जो 17 अगस्त 2003 वो बेहतरीन दिन था मेरा, लंदन में जो मुलाकात हुई, और उसका कोई आपको कभी भी अफसोस नहीं हुआ? बल्कि मेरे लिए फ़ख्र की चीज़ है वो।
आज भी मुझे फ़ख्र है उसका। चलिए ज़फ़र सरेशवाला जी, आपने बहुत खुलकर एकदम सारे सवालों के जवाब दिए। कहीं पर भी आपने खुद को रोका नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस ऑनेस्टी एंड दिस इंटरव्यू। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।